हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 13 समझाने जा रहा हूँ और इस क्वेश्चन से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इनपुट और आउटपुट टैक्स का। तो शुरू करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर इन अ दिल्ली मैन्युफैक्चर्स अ मशीन एंड मार्क्स इट एट ₹60,000. ही सेल the machine to a wholesaler in Patna at a discount of 20%. The wholesaler sells the machine to the dealer in Agra at a discount of 10% on the mark price. If the rate of GST is 20%, find the tax paid by the wholesaler to the central government. तो बस यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वो किसके लिए पूछ रहा है कि किसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होल सेलर को पूछ रहा है कि होल सेलर को कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। तो बस हम होल सेलर ही के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेट करेंगे कि होल सेलर ने पहले मैन्युफैक्चरर से कितने का ख़रीदा, उसको कितनी कॉस्ट पड़ी, कॉस्ट प्राइस कितनी आई उसकी, और आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। और फिर जब उसने आगरा में एक डीलर को बेचा होल सेलर ने, तो आफ्टर डिस्काउंट कितनी वैल्यू आई। फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे कि IGST, चूँकि इसमें दिल्ली है, दिल्ली से पटना है और फिर पटना से आगरा है, हर कंडीशन पर जो है इंटर स्टेट ही लग रहा है। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि पटना में रह के होल सेलर दिल्ली से ख़रीद रहा है तो इंटर स्टेट, और फिर पटना से आगरा भेज रहा है तो इंटर स्टेट। तो हर कंडीशन में इंटर स्टेट लागू होगा। और हम होल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे कि इसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, और फिर जब इसने सेल किया तो कितने का सेल किया। तो बस सेल पर हम निकालते हैं आपका आउटपुट टैक्स, और परचेज़ पे हम निकालते हैं इनपुट क्रेडिट टैक्स, और उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो सिंपली हमारा टैक्स आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना होल सेलर को देना है। तो सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बस अगर आप इसे कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो बहुत ही ईज़िली वे में हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 13। तो बस हम यहाँ देखेंगे कि होल सेलर परचेज machine from manufacturer। अब होल सेलर ने मैन्युफैक्चरर से जब मशीन परचेज करी थी तो क्या कॉस्ट प्राइस आया था आफ्टर डिस्काउंट, ये निकालते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस आया था होल सेलर के लिए वो था, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 20% है तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं 80% 60 का, तो वैसे भी आ जाएगा। और पहले 20% निकाल कर और फिर 60,000 रुपीज़ में से माइनस कर दें तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो हम निकालते हैं पहले 20% ऑफ 60,000 रुपीज़ पर, क्योंकि मार्क प्राइस जो था मैन्युफैक्चरर का वो 60,000 था और उस पर वो 20% डिस्काउंट दे रहा था होल सेलर को। तो ये कॉस्ट प्राइस होल सेलर के लिए आ रही है। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60,000 रुपीज़। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे
और ये आ जाएगा 12,000। तो ये तो डिस्काउंट था 20%। अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, तो पहले तो हम यहाँ डिस्काउंट लिख लेते हैं, डिस्काउंट, और अब लिख लेते हैं CP इज़ इक्वल टू 60,000 मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये पड़ी उसे 48,000 की। बस सिंपली हमने इसमें से डिस्काउंट जो निकाला था 20% वो डिडक्ट कर दिया। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 80% ऑफ 60 तो डायरेक्ट 48,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में डायरेक्टली करवाया है एक्सरसाइज फर्स्ट ए में। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ये वाला भी मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से भी आपको समझाया कि 20% निकालने के बाद उसकी प्राइस में से, मार्क प्राइस में से अगर 20% माइनस कर देंगे तो 48,000 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इस पे लगाएंगे कि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग होल सेलर को कितना IGST पे करना पड़ा था एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। तो वो क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो लिखेंगे यहाँ पर एट द टाइम of purchasing wholesaler paid IGST। तो सिंपली हम ये निकाल लेंगे, क्योंकि गिवन है 28%, तो 28% का 28/100 इंटू 48,000, तो ये इसका होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि जब एट द टाइम ऑफ परचेजिंग जो टैक्स पे करता है तो उस वक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है, क्योंकि उसे यही पे करना पड़ा होगा मैन्युफैक्चरर को। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो इसके डिडक्ट कर लेंगे। अब सिंपली इसका मल्टीप्लाई रफ में कर लेते हैं। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 48 का 28 से, 8 8 द 64, 6 कैरी, 8 4 द 34 और 6 38 इंटू 2 8 द 16, 1 कैरी, 2 4 द 8 और 9, और ये 4 और ये 4 और ये हो गया आपका 13। तो इस तरह से ₹1344 उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट आया उसका। फिर इसी तरीके से जब वो आगरा में एक डीलर को मशीन बेचता है एट ए प्रॉफिट पर, तो चूंकि उसको वो भी डिस्काउंट पर दे रहा है 10% और 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस है, तो यहाँ पर हम इस पर 48,000 पर हम डिस्काउंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि सिंपली क्वेश्चन में गिवन है 10% ऑन द मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस था आपका 60,000। तो पहले हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है, और फिर उसमें हम देखते हैं कि कितनी डिस्काउंटेड वैल्यू आती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेलिंग।
discounted value at the time of sale। तो सिंपली हम 10% है तो हम 60 का अब यहाँ पर डायरेक्टली कर रहे हैं तो 90% निकालेंगे। 90% इंटू 60,000, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो रिड्यूस हो जाएंगे और ये आ गया 3 ज़ीरो और 9 6 54। तो ये डायरेक्टली आ गया कि उसने जो सेल किया होगा होल सेलर ने आगरा में एक डीलर को, तो वो इतने का किया होगा 54,000 रुपीज़ का। अब चूँकि यही सेल प्राइस है तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो टैक्स आता है उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो अब हम इस पर आउटपुट टैक्स निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी डिफरेंस निकाल कर पता कर लेंगे कि कितना आया। तो यहाँ पर हम निकालते हैं आउटपुट टैक्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल वो डीलर में जो आगरा में डीलर है उससे कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो होता है आउटपुट टैक्स, और ये हमेशा एट द टाइम ऑफ सेल पर जो है वो कैलकुलेट होता है। तो उसने सेल चूँकि किया है आगरा में डीलर को 54,000 रुपीज़ का सॉरी, तो 28% इंटू 54,000 का सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 54 इंटू 28 करते हैं तो 8 4 32, 3 कैरी, 8 5 40 43 और इंटू 2 4 8 और 2 5 10, 2 8 3 11 5 और ये आ गया 1512। बस अब सिंपली जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जो होल सेलर पे करेगा वो होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट 1344 और आउटपुट टैक्स जो है वो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि टैक्स पेड बाय द होल सेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिंपली टैक्स पेड बाय द wholesaler to the central government इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स है हमारा 1512 रुपीज़ और 1512 रुपीज़ माइनस 1344। तो बस सिंपली डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रफ में सिंपली डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1512 1344 माइनस 12 में से 4 8, 10 में से 4 6 और यहाँ पे 4 में से 3 1। तो इस तरह से ये आ जाता है आपका 168। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ
कैलकुलेशन में यहाँ पर 1 ज़ीरो और यहाँ पर भी 1 ज़ीरो, चूँकि ये भूल गए थे, सॉरी, 1 ज़ीरो यहाँ पे आएगा तो 13,440 रुपीज़ होगा टैक्स, और यहाँ पर भी 1 ज़ीरो लगना था तो ये 15,120 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से 1 ज़ीरो आ जाएगा, 1 ज़ीरो यहाँ पे, तो ये 1 ज़ीरो यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये हो गया 1,680 रुपीज़। तो स्टूडेंट, आप लोग ने देखा कि कितना क्वेश्चन पढ़ने में कितना लेंदी लग रहा था, लेकिन इसमें बस यही एक ट्रिक होती है कि वो किस डीलर के बारे में पूछ रहा है कि कितना टैक्स उसे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो बस हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं कि उसने परचेज़ कितने। हम फिर किसी को नहीं देखते, मैन्युफैक्चर का हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मैन्युफैक्चरर था, हम उसका कोई ट्रांसैक्शन नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे, चूँकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि होलसेलर कितना टैक्स पे करेगा, तो हम होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये देखेंगे कि इसने कितने का परचेज़ किया और कितने का किसको सेल किया। बस परचेज़ पे हम निकालेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट और सेल पे निकालेंगे आउटपुट, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टैक्स पेड हुआ है बाय द होलसेलर। तो बस यही ट्रिक होती है। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत लेंदी लगता है और स्टूडेंट ये सोचने लगते हैं कि शायद मैन्युफैक्चरर का भी हम पहले कैलकुलेट करें और फिर जो है इसका आगरा वाले ने कितने का ख़रीदा था, या तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस सिंपली ये देखना है कि कौन पेड करेगा टैक्स, क्वेश्चन में किससे टैक्स पे करवा रहा है, बस उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें निकालना पड़ेगा। बस दो बातें हमें ध्यान रखनी होंगी कि उसने परचेज़ किया और परचेज़ के वक्त समय उसने कितना टैक्स पे किया, वो हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और सेल के टाइम कितना उसने टैक्स कलेक्ट किया, वो टैक्स हो जाता है आउटपुट। बस इसी का डिफरेंस हम निकालते हैं और कैलकुलेशन बड़ी ईज़िली, आसानी से आंसर आ जाता है, कैलकुलेशन ईज़िली हो जाता है। तो ओके, थैंक यू।